जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आप लोगों को इंडियन मैप के बारे में बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या ना कि जब कभी भी आप ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए चलते हैं तो उसमें जो है सो आपसे पूछा जाएगा या फिर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि भारत में जो है सो ICAR के अकॉर्डिंग जो है सो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाया जाता है। तो आपको उसमें बताएगा कि उत्तर में विशाल का मैदान है, फिर दक्षिण में पठार है। इस प्रकार से जो है सो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो उस वक्त जो है सो आप क्या कहेंगे कि आपके पास नक्शा मानचित्र नहीं होगा तो उस वक्त जो है सो वो बात आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही शिक्षक आपको बोल बोल के सुना रहे हों, समझा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आने के कारण ये है क्योंकि आपको जो है सो भारत की जो नक्शा है, मानचित्र है, वो आपको क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है और समझ भी नहीं पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने भारत के बारे में जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के बारे में जानकारी दें और उसके बाद जो एक विशेष रूप से जानकारी इसमें दें। और उसके बाद आप ज्योग्राफी को पढ़िए या मैप को पढ़िए या किसी भी विषय को पढ़िए, हिस्ट्री को ही क्यों ना पढ़िए। तो उसमें भी जो है सो आपको जैसे हड़प्पा सभ्यता लेकर आया जाता है तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो आप बता सकते हैं कि त्रिभुजाकार था। उसके बाद उसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो है सो किस जगह से मिला है, रोपर कहाँ से देखने को मिला है। तो ये सभी जो है सो स्थान का नाम है। तो इसके बारे में आप तब बता सकते हैं जब आपके पास जो है सो नक्शा होगा, उसके बाद ही आप इतनी चीज़ों को बता सकते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि सबसे पहले हम आपको मानचित्र के द्वारा हर एक लोकेशन को बताएं, हर एक लोकेशन को समझाएं और उसके बाद आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समझिए हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने भारत की एक नक्शा जो है सो मानचित्र बना हुआ है, उसी को जो है सो हम आपके सामने लेकर के समझाने के लिए इसको जो है सो लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, थेमेटिकल मैप क्या होता है। क्योंकि मैप जो होती है, मानचित्र जो होती है ना, वो 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में एक प्रकार को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं, पॉलिटिकल। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल हो जाता है। दूसरे नंबर पर फिर आप फिजिकल भी कह सकते हैं, फिजिकल, ये फिजिकल हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे आप थेमेटिकल कह सकते हैं, THEMATICAL, ये थेमेटिकल मैप हो गया। तो हम इसमें आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए पॉलिटिकल मैप कहने का मतलब ये हुआ कि जिस मानचित्र में आपको जो है सो नक्शा दिखाया जाए कि कौन सी राज्य कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ जा कर के समाप्त होती है। जैसे कि आपके सामने जो मानचित्र है इसमें जो है सो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो पॉलिटिकल मैप कह सकते हैं। पॉलिटिकल मैप कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी अगर ऊपर की राज्य हमें बताया जा रहा है लद्दाख, तो इसकी एक सीमा दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बाउंड्री ये बना करके जो बता रहे हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है, तो लद्दाख का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो हमें एक जो है सो क्षेत्र बना दे, राज्य बता दे कौन सी राज्य किधर है, उसका एक नक्शा तैयार करके खंड बाय खंड करके बता दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अगर अपना बिहार के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, तो ये बिहार है अपना और इसकी भी नक्शा जैसे इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो जब कभी भी इस प्रकार के आपको राजनीतिक रूप से जो है सो क्षेत्रों का विभाजन करके और उसके बाद आपको समझाया जाए तो आप यकीन कीजिएगा, मतलब उसको याद रखिएगा कि वो ही आपका कौन सी मैप कहलाएगा, तो ये आपका पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल आप समझ गए। और उसके बाद हम फिजिकल मैप के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। देखिए फिजिकल के बारे में बताइएगा कि जिसमें आपको भारत के या फिर किसी भी क्षेत्र के एक उसका पॉलिटिकल रूप से विभाजित ना करके, मतलब उसका क्षेत्रों का जो है सो विभाजन नाम के आधार पे, सीमा के आधार पे ना करके डायरेक्ट उसमें प्राकृतिक रूप से उसका विभाजन किया जाए। जैसे कहाँ पे पर्वतें ज़्यादा है, पर्वतें को दिखाना, उसके बाद कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे जलीय भाग है, इन चीज़ों को दिखाने वाला जो मैप होता है ना, उसी मैप को हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। तो चलिए इसका पहले एक नक्शा भी हम आपको फिजिकल को दिखा देते हैं कि फिजिकल मैप दिखता कैसे है। ठीक है, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, इसी मानचित्र को हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए जैसा कि उसमें हमने बताए थे फिजिकल,
ये फिजिकल है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो फिजिकल में देखिए उसमें क्या था कि पॉलिटिकल मैप देखे थे तो उसमें हमारा बिहार राज्य का कहाँ से कहाँ तक सीमा पड़ता है उसके बारे में बता रहा था, यूपी का सीमा कहाँ से कहाँ पड़ता है उसके बारे में बता रहा था, दिल्ली के बारे में बता रहा था, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो भी क्षेत्र है हर क्षेत्र को जो है सो एक सीमा बाउंड्री बना करके हमको समझा रहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो है सो राजनीतिक रूप से इसका विभाजन किया गया है, मतलब इस क्षेत्र का नाम ये राज्य होगा, है ना, इस प्रकार से विभाजन था। परंतु फिजिकली मैप में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यों का जो है सो प्रॉपर नाम ना दे करके यहाँ पर क्या बताने की कोशिश से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये ब्राउन कलर का जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र है और इसी पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि अब हमारा जो हिमालय क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ऊपर में भारत के जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो हिमालय के क्षेत्र कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम कलर करके बता देते, देखिए जैसे ये क्षेत्र है ना, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय का क्षेत्र कहते हैं। ये तो इधर से लेकर के नीचे भी आया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वतों के बारे में भी हमारा क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे जो है सो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के हर एक विषयों को जो है सो स्टडी अच्छे से कीजिए। आपको हर एक विषय का जो है सो वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा से होने वाला है, ठीक है ना, हमारे इस चैनल के माध्यम से। और यहाँ से देखिए ये भी जो क्षेत्र इतना आप देख पा रहे हैं ना, ये भी क्षेत्र क्या है, तो ये आपका पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको ब्राउन कलर दिखेगा ना, वो ब्राउन कलर का एरिया ही आपका क्या कहलाएगा, तो ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में आपको ये भी समझाने की कोशिश से किया गया है कि इस प्रकार, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए इसके लिए हम कलर एक चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको कलर चेंज कर रेड कलर लेते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये जो हल्का सा येलो कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यही आपका कौन सी एरिया कहलाएगा, तो ये आपका पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्लर कर इसको कलर करके हमको खंड बाय खंड करके बता देते हैं आपको अच्छे से समझा के, मतलब इतने एरिया जो है यही आपका क्या कहलाता है, तो पठारिया भाग कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे आप दक्कन का पठार सुने होंगे नाम, या फिर आप दक्षिण भारत का पठार के नाम से सुने होंगे, तो ये वाला जो एरिया है ना वही आपका कौन सा एरिया कहलाता है, तो पठार के नाम से जाना जाता है। अच्छा उसके बाद और एक कलर चेंज कर लेते हैं, हरा कलर ले लेते हैं। और ये सभी जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो ग्रीन कलर का है, ये सारा के सारा क्षेत्र कौन सा है, तो यही आपका मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से जब विभाजन किया हुआ रहेगा ना, तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के मैप को, इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहेंगे, तो फिजिकल मानचित्र कहेंगे, फिजिकल मैप कहेंगे इसको। इतनी बात तो समझ में आ गया ना। अब इसके बारे में डिटेल में हम क्लास बताने वाले हैं। ये तो आउटसाइड हमने एक तरह से बाउंड्री बनाए हैं कि आप फिजिकल मैप किसको कहेंगे, पॉलिटिकल मैप किसको कहेंगे और थेमेटिकल मैप किसको कहेंगे। देखिए थेमेटिकली मैप जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो पॉलिटिकल मैप का ही हिस्सा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको किसी खास एरिया के प्रॉपर खास एरिया के बारे में डिटेल में जानकारी, जैसे बिहार है तो बिहार के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या फिर जो भी ब्लॉक पड़ता है उसके बारे में, या फिर जो भी सड़कें होती है, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी जो है सो क्लियर रूप से बताने की काम करता है, तो उसी मैप को हम थीमेटिकली मैप कहते हैं, ठीक है ना। तो तीनों प्रकार के मैपों के बारे में हमने आपको बता दिए। अब यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है किस पर, तो पॉलिटिकल मैप पर, क्योंकि पॉलिटिकल मैप को समझिए राजनीतिक रूप से अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए उसके बाद आप फिजिकल को भी बड़ी ही आसानी ढंग से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मैप से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी पॉलिटिकल मैप के बारे में। तो पॉलिटिकल मैप के बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें जो है सो 2800 राज्य के नाम बता देते हैं, एक सेकेंड। तो 2800 राज्य के बारे में हम आपको इसमें बताने वाले हैं। उसके बाद आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है कुल मिला के कितनी है, तो 8 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना बात आपने समझ ली। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ से समझाने वाले हैं, सबको सामूहिक रूप से बता लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कहेगा कि वीडियो बड़ी लंबा हो जाता है और बातें जो है सो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबको साथ ले लेते हैं। जैसे ऊपर में देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है आपको लद्दाख कहलाता है, लेकिन ये पहले किस समय में क्या कहलाता था, ये आपको सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था। परंतु अब मोदी सरकार ने, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने क्या किया कि ऊपर वाले क्षेत्र का नाम बदल के लद्दाख कर दिए, और जो लद्दाख वाला क्षेत्र पहले होता था वो अब यहाँ से जम्मू कश्मीर कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपने 2 राज्यों का नाम देख लिया यहाँ से, एक लद्दाख, हालांकि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है।
लेकिन हम इसको सामूहिक रूप से ले रहे हैं, इसलिए इस दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उसके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ से आप दिखा पा रहे हैं आपको कि ये वाला एरिया क्या है, तो आपको हिमाचल प्रदेश है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर ये वाला एरिया आपका पंजाब हो जाएगा। फिर पंजाब के थोड़ा सा सटा हुआ जो एरिया है वो आपको हरियाणा हो जाएगा। और इस तरफ आप देखिएगा तो यही आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो उत्तराखंड कहलाएगा। इसको हम आपको जो है सो नक्शा के माध्यम से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कौन सी राज्य कहाँ है, इसको बारे में आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसी पे जो है सो हम आपसे अभी जस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आपके लिए ब्लैंक मैप लेकर के भी आए हैं। इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी राज्य कहाँ है। जैसे हम आपको नंबर दे देंगे, कहेंगे 1 नंबर बताइए ये कौन सी राज्य है, तो उस वक्त आपको बताना होगा कि यही आपका उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पर अगर हम 2 नंबर दे दिए, पूछेंगे कौन सी राज्य है, तो आपको बताना होगा कि आपको लद्दाख है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं। 3 नंबर दे दिए, पूछेंगे ये कौन सी राज्य है, तो इसको आपको बताना है कि यही आपका राजस्थान है। फिर जैसे कि माने तो यहाँ पर हमने 4 नंबर दे दिया और पूछ ले कि इस राज्य का नाम क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि यही राज्य आपका क्या है, तो तेलंगाना है। तो इस प्रकार से हम आपको बेसिक रूप से सारे चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश से कीजिए। उसके बाद देखिए इसी में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, कितने डिग्री से दक्षिणतम और उत्तरी बिंदु जो है सो गुजरता है रेखा, इसके बारे में। पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। समझ गए ना। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, बहुत पसंद आएगा। अच्छे नॉलेजेबल जो है सो वीडियो बना करके लेके हम आप लोगों के लिए आए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इसको, ठीक है ना, पढ़ के। चलिए देखिए उसके बाद यहाँ से देखिए यही वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, यही आपका राजस्थान है। राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि आपका भारत का वो कौन सी राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान। उसके बाद सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोवा जो है वो बहुत ही छोटा है, हालांकि दिल्ली भी है लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, इसलिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है सो आपको उत्तर प्रदेश हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, तो राजस्थान हो जाता है। तो इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गौ जैसी आकृति है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुजरात। यहाँ पे देखिए ये क्या है, रॉ जैसी आकृति आ रहा है ना, ऐसे करके आया और ऐसे करके इंग्लिश में रॉ ऐसे लिखा जाता है ना, तो रॉ से आपको ध्यान में रखना, ये खुद ही अपना नाम बता रहा है, रॉ से राजस्थान। और ये जो है सो आकृति गौ जैसी आकृति ऐसे करके घुमा हुआ है, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, गौ पढ़ते हैं ना, कखो गौ ऐसे पढ़ता है ना, तो उसी में जो है गौ जैसी आकृति, तो गौ से ध्यान में रखना, ये क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतनी समझें। गुजरात के जस्ट नीचे आ जाते हैं, तो यही में आपको जो है सो इसको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र है। और इसी में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको अरब सागर में हमारे भारत के कितने राज्य जो है सो सटते हैं, अरब सागर से कितने राज्य जो है सो सीमा बनाते हैं या जो है सो उसके टच में रहते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल जो है इसके साइड में कितने राज्य स्थित हैं, इसके बारे में बताएंगे। इधर से कितने राज्य स्थित हैं, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है सो आपको मानचित्र के द्वारा नहीं क्लियर होता है ना, तो आपसे नहीं बन पाता है। तो लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आज की क्लास को पढ़ के आपको इतना आनंदित फील हो कि आप हमारे वीडियो को देखने के लिए उतावले रहे। पर डे जो है सो आप हमारे वीडियो को देखे बिना ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, तो उस प्रकार के हम आपको नॉलेज देने की प्रयास ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसके बाद समझते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा जो क्षेत्र है, यही आपका गोवा राज्य है, इसी को गोवा कहना है। और उसके बाद ये जो येलो कलर में आप इतना बड़ा सा जो राज्य देख रहे हैं, इसी का नाम क्या है, तो कर्नाटक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लंबा सा थोड़ा सा आ गया है, तो यही आपका क्या है, तो केरल। केरल के कालीकट एक जो है सो क्षेत्र है, बंदरगाह है, यहीं पर जो है सो वास्को डी गामा जो है सो सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में। आपने ये हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, वास्को डी गामा सबसे पहले जो है सो भारत आया था। हालांकि ये और भी इससे पहले भी आया था, लेकिन सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में अगर पूछा जाता है तो वो आप वास्को डी गामा ही कहते हैं। जो कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ पहुँचा था, तो केरल के कालीकट में आके पहुँचा था। इतनी बात को भी ध्यान में रखना है।
अब इसके बाद देखिए इधर की जो ये खाड़ी है ना, क्योंकि ये येलो येलो कलर का जितना भी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी क्या है, जल से भरा हुआ एरिया है। तो जल से भरा हुआ होने के कारण इसको हम समुद्री क्षेत्र कहते हैं, जलीय क्षेत्र कहते हैं। और इधर से देखिए, इधर जो जल है किस सागर का है, तो इसी के बारे में आपको बताना है। ये अरबियन सी है, मतलब अरब सागर यहाँ पर है। कौन सी सागर है, तो अरब सागर है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं तो इस सागर का नाम ही क्या है, तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और नीचे में कौन सा है, तो इंडियन ओशियन लिखा हुआ है ना। इंडियन ओशियन कहने का मतलब ये हुआ कि ये हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा भारत का जो दक्षिणतम भाग है ना, वो 3 महासागरों से, 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। भारत के जो दक्षिणतम एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्रायद्वीपीय उसी का नाम पड़ता है जिसका 3 ओर जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, ये प्रायद्वीपीय है। अब इसके बाद आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अरब सागर के क्षेत्र में कितने राज्य स्थित हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साइड पड़ते हैं या अरब सागर से सटे हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, 1 नंबर में गुजरात, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जल भी स्टार्ट है, और यहीं से जो है सो गुजरात भी स्टार्ट है। तो 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, 3 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे गोवा भी छुटा हुआ है, 4 नंबर में आप देख रहे हैं कि क्या है, तो कर्नाटक है, और 5 नंबर में कौन है, तो केरल है। मतलब कुल मिलाकर के 5 राज्य है जो कि अरब सागर से सटा हुआ है। यही आपसे शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरब सागर की ओर कितने राज्य स्थित हैं, भारत के वो कितने राज्य हैं जो अरब सागर के साइड में पड़ते हैं। तो आप क्या बताएंगे, ये 5 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वे ऑफ बंगाल की तरफ में कौन कौन सी राज्य है, इसके बारे में समझिए। ये देखिए आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ये देखिए थोड़ा सा क्या है, धंसा हुआ है। तो धंसे हुए से याद रखना, अरे अंधा हो गया का, जो धंस गया है, तो मतलब आंध्र प्रदेश, अंधा से ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश। और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब हमारी भारत माता के जो पाँव होते हैं, क्योंकि भारत को हम भारत माता कहते हैं, और उनकी जो पाँव होती है वो नीचे होती है। और जब भी कभी भी हमें भगवान को प्रसादी चढ़ाना होता है तो नीचे में चढ़ाते हैं। तो क्या चढ़ाते हैं प्रसादी के रूप में, तो लड्डू। लड्डू से ध्यान में रखना क्या, तो तमिलनाडु। तो ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। और ये देखिए आंध्र प्रदेश के जस्ट बाद जो है सो आपका उड़ीसा है। इसी को जो है सो हम कलिंग भी कहते थे पहले के समय में। और यहीं का जो है सो एक शासक, पूरे जो है सो मगध क्षेत्र का शासक अशोक हुआ करते थे। और इसी उड़ीसा में जो है सो युद्ध विजय करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा दिल जो है सो कलिंग युद्ध को देख करके पिघल गया, और हम जो है सो युद्ध की नीति त्याग करके धर्म की नीति को अपनाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना, इतिहास से थोड़ा सा हम आपको जोड़ के बता दिए। उसके बाद देखिए ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, वे ऑफ बंगाल कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो इस साइड से हमने क्या राज्य देखे यहाँ से, एक तो तमिलनाडु हो गया, एक, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया 2, उसके बाद उड़ीसा हो गया 3, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया 4। तो मतलब ये समझना है आपको कि पश्चिम बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल नहीं, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने राज्य आता है, तो आपको क्या बताना है, कुल मिलाकर के 4 राज्य, जिसमें एक पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर सटे भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 4 बताएंगे। और इधर से अरब सागर की ओर कितनी राज्य पड़ता है, तो 5 पड़ता है। तो दोनों मिलाकर के कुल कितना राज्य हो गया है समुद्री सीमाओं को टच करने वाले, तो आप क्या बताएंगे, 5 और 4 जोड़ करके 9 बताएंगे। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती हैं। इतना बात क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद अब हम आपको सिखाते हैं कि भारत की जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरता है। नहीं, इसके बाद और भी बचा हुआ, सॉरी। यहीं से देखिए आपका जो है सो, जैसे यहाँ पर इतने राज्य तो आपने देख लिए, ऊपर से देखिए उत्तराखंड भी देख लिए, ये आपका उत्तराखंड, सॉरी ये उत्तर प्रदेश होता है, ये आपका मध्य प्रदेश बीच में पड़ जाता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने महाराष्ट्र देख लिया। ये देखिए ये क्षेत्र जो है सो तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो टूटा हुआ है, ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, इसको तेलंगाना कहते हैं। मध्य प्रदेश अलग हुआ, एक दूसरा राज्य बना जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है सो नक्सली एरिया कुछ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है सो अशांति का माहौल बना हुआ रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ये देख लीजिए अपना प्यारा सा जो है सो राज्य जो है सो बिहार है। हालांकि पूरा भारत ही अपना प्यारा सा देश है, उसके प्यारा सा देश के अंतर्गत एक बिहार है, जहाँ के हम लोग निवासी हैं, और भी हैं जो दूसरे राज्य के भी होंगे, तो इस बात को बुरा नहीं मानिएगा।
उसके बाद देखिए बिहार से ये टूटा हुआ एक दूसरा जो है सो राज्य है जिसका नाम झारखंड दिया गया है। इसी की राजधानी रांची है और यहीं पर जो है सो पागलों का इलाज किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आपको पागलों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो रांची में देखने ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ के बाद जो ये आपको ऊपर अंगूठा जैसी आकृति जो दिख रहा है इसी को सिक्किम कहते हैं। और उसके बाद इधर देखिए, इसके बाद इतना जो एरिया में पड़ जाता है ना, इसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं, उसको समझना है। जैसे सबसे ऊपर में है आपका अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, गिनते जाइएगा कि कितना राज्य हम आपको बता रहे हैं। तो 2 हो गया असम प्रदेश, सॉरी असम हो गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और यहीं पर एक मेघालय है, तो ये हो गया। तो कुल मिला के कितना बता दें, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 को हो गया ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। मेघालय के बारे में थोड़ा सा हम बता देते। देखिए मेघालय का एक क्षेत्र है मॉनसूनराम। मॉनसूनराम में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश इसी मॉनसूनराम में ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये भारत के मॉनसूनराम में होती है, जो मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है ना, इतनी बात आपने समझ ली है। हमने इसमें आपको बता दिया कि इधर वाला क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी कहलाता है, इधर वाला क्षेत्र जो है सो आपको अरब सागर कहलाता है, नीचे जो है सो आपको कौन सी सागर है, तो यही आपका हिंद महासागर है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि वह कौन सा देश है जिस देश के नाम के आधार पर समुद्र का नाम पड़ा है। तो आप क्या बताएंगे, ये भारत ही है। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान से इसका नाम लेकर के चुरा करके लिया गया है क्या, तो हिंद महासागर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब यहीं पे कर्क रेखा के बारे में समझना है आपको। अब कर्क रेखा के बारे में समझिए यहाँ इसके बाद हम क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि उसका आप जवाब भी दीजिएगा और देखिएगा कि कितना अच्छा आप इसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। देखिए कर्क रेखा के बारे में बताया जाता है कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। ठीक है, और वही कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होके गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है, तो इसमें तो नहीं बनाया गया, चलिए हम खुद ही बना देते हैं। तो इसको आप समझिएगा, ये यहाँ से गुजरता है, इस ओर से होते हुए हल्का सा इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए गुजरता है, इस प्रकार से और ऐसे करके निकल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा कि भारत का जो कर्क रेखा भारत का ही तो नहीं है, बल्कि पूरे जो है सो विश्व का धरती पर है, लेकिन ये कर्क रेखा भारत का ही एक अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब वो 8 राज्य कौन कौन सा है उसके बारे में आप यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यही देखिए आपका ये गुजरात का क्षेत्र है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, तो गुजरात से सबसे पहले आपको 1 नंबर पे देखिए कंटिन्यूटी, हमें एक लाइन से आपको याद करने का तरीका सिखाते हैं। ये एक ट्रिक अलग है कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ से भी आपको याद रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो आजकल का जो मतलब स्टैंडर्ड बन चुका है ना, वो व्यू पे आपको आधारित है कि आप कितने चीज़ों को रियलाइज करके पढ़ रहे हैं, उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परंपरागत रूप से अब डायरेक्ट आपसे ये नहीं क्वेश्चन कहेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है तो आप 8 मार के आ जाएंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब क्वेश्चन पूछने का लेवल और तरीका ही अलग हो गया। जैसे इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के सबसे लंबी दूरी तय करके गुजरता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आप बताइए ऐसे में स्थिति में आप क्या कीजिएगा, जब तक आप मानचित्र के द्वारा नहीं पढ़िएगा सही से तो फिर इसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ मध्य प्रदेश है ना, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कर्क रेखा ज़्यादा लंबी दूरी तक कवर करते हुए गुजर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद सबसे छोटा पूछेगा तो ये देखिए राजस्थान का जो ऊपर का जो क्षेत्र है ना, ये हल्का सा इसको टच करते हुए और उसके बाद निकल जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो इसका देखिए सबसे पहले याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाए, तो कौन कौन सी 8 राज्य है, तो उसके बारे में बताना है। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है सो झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा और यहाँ से देख सकते हैं तो मिजोरम। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य है। इन 8 राज्यों से होकर के जो है सो कर्क रेखा गुजरता है। तो इस बात को भी ध्यान में आपको बहुत अच्छे से रखना है। चलिए इसके बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि इसमें जो है सो कर्क रेखा आया कहाँ से, मकर रेखा कहाँ से आया, विषुवत रेखा कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हम एक स्लाइड ले लिए हैं, इसको आप समझिए यहाँ से। जैसे देखिए हमारा पृथ्वी जो है सब वो लगभग गोल माना जाता है, तो इसको हम गोल ही बना देते हैं। हालांकि ये जियोइड के आकार का होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी का ये ऊपर का एरिया उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे की एरिया जो है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये दो ध्रुव हैं। सबसे ऊपर चला गया तो उत्तर इलाका है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर दिशा है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव कह दिए। और नीचे आ गया तो ये दक्षिण का क्षेत्र है, इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव कह दिए। इसको बीचों बीच बांटने वाले एक रेखा जो होती है, इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा या फिर इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इक्वेटर के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये उत्तर का क्षेत्र है, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे दक्षिण पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम दिशा का पहले ज्ञान थोड़ा सा आपको दे दें। जैसे देखिए ये है डायरेक्शन, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं तरफ ईस्ट होता है और बाएं तरफ आपका वेस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन के आधार पे आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इस प्रकार से भी दिशाएं होती है, लेकिन इसमें मुझे उतना काम नहीं है, जितना आवश्यकता है उतना हम आपको बताएं और फिर अगले वीडियो में पूरा नॉलेज दिशा के बारे में देंगे। उसके बाद देखिए ये तो आपने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन यही जब ऊपर से नीचे और देशांतर रेखा खींचा जाएगा तो यहीं पे आपको समझना है कि यही क्या कहलाएगा। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री देशांतर कहलाएगा। और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कर्क रेखा के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि एक दूसरा फिगर फिर से बना लेते हैं यहाँ पर नीचे छोटा सा। तो इसके बीचों बीच जो जा रहा है यही क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के जब जाएगा तो इसी रेखा का नाम क्या देना है, तो ये 23.5 डिग्री है, इसको ऐसे लिखा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहना है इसको, ठीक है। और इसी रेखा का नाम क्या है, तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री नीचे आ गया दक्षिण में, तो इसी का नाम क्या देना है आपको, यही आपका क्या कहलाएगा, तो साउथ हो जाएगा। और ये मकर रेखा कहलाएगा आपको, ठीक है, ये मकर रेखा कहलाएगा। और सूर्य जो परिक्रमा करता है या फिर सूर्य की जो चलने की जो गति होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में ही जो है क्या करते हैं, तो सूर्य वेरी करते रहते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं इसी के बीच। हालांकि सूर्य तो गति करता है नहीं, उसके जो है सो सापेक्ष में जो है सो पृथ्वी ही घूमते रहते हैं चारों ओर, जिसके कारण हमको लगता है कि सूर्य ही घूम रही है, ठीक है ना। तो लेकिन सूर्य नहीं घूमता है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपने देख लिया, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इसके बारे में आपने समझ लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम आपको सिखाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन भी आपको ले करके आए हैं, इसको समझिए जैसे पहले कि हम इसके बारे में ही बता देते। चलिए देखिए यहाँ से आप समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से जो है सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, श्योर देखने को मिलेगा। अगर अच्छे से आप इसको समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको एक दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए डायरेक्शन का भी ज्ञान यहाँ से भी दिया गया है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ये दिशा का नॉलेज है। जैसे देखिए भारत के जो सबसे ऊपर में बिंदु है ना उत्तर की दिशा में, इस बिंदु का ही नाम क्या है, तो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जब भारत के सबसे दक्षिण में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो इसी क्षेत्र का नाम क्या है, तो कन्याकुमारी है। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो कन्याकुमारी है। इसी को हम कैप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। तो हालांकि आपको ध्यान में रखना है ये कन्याकुमारी है, ठीक है ना। तो ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है, उस लंबाई के बारे में बताना है कि यही आपका 3214 किलोमीटर पड़ता है। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये गुजरात के क्षेत्र में, इसी को सर क्रिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये सर क्रिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिख रहा है क्या चीज़, तो गोहार मोती लिखा हुआ है ना, तो गोहार मोती भी कह सकते हैं या फिर सर क्रिक नाम याद रखिए, सर क्रिक भी नाम इसको दिया जाता है। और यहाँ से क्या नाम है इधर, तो इसी का नाम है किब्यूटू या फिर इसी को बलांगू कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये आपका सर क्रिक या फिर गोहार मोती है, या यहाँ से है सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है, तो यही आपको ध्यान में रखना है किब्यूटू या फिर बलांगू के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यही आपका 2933 किलोमीटर है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पूर्वी और
पश्चिमी हिस्से का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। और कर्क रेखा देखिए यहीं से न गुजर रहा है, यही भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रहा था। ठीक है ना, इतनी बात आपने समझ लिए। अब यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी कितने बिंदुओं से कितने डिग्री से होकर के रेखा जा रही है, उसके बारे में समझिए यहाँ से। ठीक है, एक सेकेंड। देखें, आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट से गुजरता है। ये अक्षांश रेखा है, इसीलिए इसको अक्षांश कहना है। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो उत्तर में पड़ता है, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश भी कहना है। और ये भी जो है सो उत्तर में ही पड़ता है, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश ही कहना है। और ये कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और क्या है, तो भारत की जो ये पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाता है ना, तो भारत की जो लोकेशन है वो इस दिशा में, यहाँ पर ये तो कर्क रेखा हो गया, और यहीं पर जो है सो ऊपर में जैसे विषुवत रेखा के हल्का सा ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंटिंग करते हुए बढ़ते हैं। तो भारत की जो सीमा लगती है वो कहाँ से लग जाती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक चला जाता है। और जो कि उत्तर की ओर ही चल रहा है, ये सारा किधर हो रही है गति, तो उत्तर की दिशा में, इसलिए इसको नॉर्थ नॉर्थ कह दिए। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो ये आपका पश्चिम कहलाता है, परंतु पूरे विश्व के लेवल पर देखिएगा यहाँ से तो यही आपका क्या है कि पूरा का पूरा एरिया पूर्वी हिस्सा ही पड़ता है। तो भारत जो है सो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने देशांतर बोले क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन होती है देशांतर कहलाता है, और इस प्रकार से क्षैतिज रूप में जो लाइन खींची जाती है इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये यहाँ से ये वाला अक्षांश कहलाएगा और ये वाला आपका देशांतर कहलाएगा। इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिए। अब इसी में हम आपको बताते हैं कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है और जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, इसके बारे में समझाते हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक ऊपर की दिशा में जो चल रही है ये आपका स्थलीय सीमा रेखा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जल का अंश नहीं देखने को मिलता है, जल का कोई समुद्री वाला भाग हिस्सा नहीं है। तो ये वाला स्थलीय सीमा रेखा है। तो इसी का जो कुल लंबाई है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि ज़मीनी सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद जो जलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया इस प्रकार से आ रही है ये आपका जलीय सीमा है, यानी कि ये क्षेत्र जो है सो जल के टच में है। तो जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपको बताना है कि ये 6200 किलोमीटर है। ठीक है, ये 6200 हो जाएगा। ये मुख्य भूमि का तट है, लेकिन हमारे भारत में यहाँ पर जानते हैं कि ये लक्षद्वीप है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप भी है यहाँ पे। तो ये जो है सो इसका भी कुछ ना कुछ सीमा है। तो उसकी लंबाई के बारे यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है अंडमान निकोबार के बारे में, ये 7516 है, इसमें 17 दिया हुआ है। तो 7516 या 17 किलोमीटर है। तो इस बात को ध्यान नहीं, ये तो टोटल तो नहीं, टोटल लंबाई कहेगा तो 6200, और इसको भी जोड़ करके जो है सो उसके बाद 1416 को जोड़ करके उसके बाद कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कुल लंबाई कहेगा जलीय सीमाओं की कुल लंबाई, जिसमें द्वीप शामिल हो तो कितना हो जाएगा, 7516 या 7517 भी आप इसमें कह सकते हैं। तो इतनी लंबाई जो है सो इसकी है। तो इस प्रकार से देखें हमने सारे चीज़ों को कवर कर दिए यहाँ से। अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम इसी में पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई किए हैं। देखें, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, फटाफट बोलिए। आप क्या बताएंगे इसका आंसर, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद जो है सो आप यहाँ से क्या बताएंगे, तो
मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा लगता है, उत्तर प्रदेश में नहीं जाता, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद यहाँ से झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद यहाँ से जो है त्रिपुरा हो गया और यहाँ से मिजोरम हो गया। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। इसी का नाम है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। कॉल कहने का मतलब जब भी हम लोग कॉल समझ रहे हैं ना, चापाकल जैसे होता है कि उससे हम पानी निकालते हैं, तो ये ऊपर में ऊंचाई पे रहता है और अंदर से पानी निकलता है। तो पानी वाला इलाका तो नीचे है और ऊपर में चापाकल लगा दीजिए। तो कल से ध्यान में रखना है कि इंदिरा कॉल ऊपर रहेगा। और ये क्या है, तो कन्याकुमारी है। और इसमें जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, इसी में आपको एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि कहेगा तब आप क्या कहेंगे, तो कन्याकुमारी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, इस हिस्सा का नाम क्या है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया सरक्रिक है। और पूर्वी हिस्सा पूछेगा तो इसी के बारे में आपको क्या बताना है, तो यही आपका किबिथू है या फिर इसको बलांगू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक की जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, 3214 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो क्षेत्र पड़ता है, कुल लंबाई पड़ता है, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो इतनी बातों को आपने समझ लिए। यहाँ से देखिए कुल राज्यों की संख्या कितना है अरब सागर की ओर, तो आप बताएंगे 5 राज्य पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है सो बंगाल की खाड़ी की ओर कितना पड़ जाता है, तो इधर 4 पड़ जाता है। कुल मिलाकर के कितना राज्य है जो समुद्र के क्षेत्र से टच करता है, तो वो कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं। तो इतनी बातों को आपको समझना है, सीखना है। इस प्रकार के जो है सो हम पर डे वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आते रहते हैं, नए नई चीज़ों को सिखाते रहते हैं। आपके लिए जैसे बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा वो बता देते हैं। देखिए, फ़ायदा ये होने वाला है कि जब भी हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे ना, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और आप जो है सो क्लास का आनंद ले सकते हैं। और आनंद लेने के साथ साथ आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रकार के बार बार पर डे जो है सो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, हम अपलोड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर जो है सो हम जो है सो आपको ये स्टडी 98 आप सर्च कीजिएगा ना, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का भी नाम है स्टडी 98। और यही जो है सो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।